हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आ गए हम अपना नया चैप्टर लेकर। चैप्टर जो है वो गांधी जी द्वारा उन्होंने हमको बताया है कि एक आश्रम अहमदाबाद में खुल रहा था, तो किस तरीके से उन्होंने एक लेखा जोखा तैयार किया था उसको इसमें हमको दिखाया गया। तो ये पार्ट क्या है, लेखा जोखा, क्या चीज में कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितनी जमीन चाहिए, कितने इतने लोग आएंगे तो बिस्तर कितने चाहिए, रहने के लिए कमरे कितने चाहिए, क्या चाहिए, ये पूरा लेखा जोखा इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर हमें गांधी जी ने दिखाया है। तो ये पार्ट जो हमको सामने दिया गया है कि वो कितनी प्लानिंग के साथ कार्य करते थे। कोई भी कार्य ऐसे नहीं शुरू हो जाता कि हाँ हमने सोच लिया हो गया, तो हर काम कितना प्लानिंग के साथ किया जाता है, इस पार्ट के जरिए हम जान पाएंगे कि उन्होंने छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान रखा है। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले 40 लोग रहेंगे, कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना, यानी कि पहले जो है वो 40 होंगे और फिर आगे ये 50 भी बढ़ सकते हैं। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है, मतलब 50 तो होंगे ही और 10 अतिथि आएंगे, मेहमान के तौर पर आएंगे। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो कुछ लोग जो आएंगे अतिथि के रूप में वो परिवार के साथ में होंगे और कुछ अकेले होंगे। तो व्यवस्था ऐसी करी जाए कि जितने परिवार वाले लोग हैं वो एक जगह हो जाएं और जितने अकेले आए हैं वो एक जगह रहें। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर होंगी। इतने सारे लोग होंगे तो भाई खाना बनाने की जगह भी तो चाहिए, तो कितनी रसोई घर चाहिए? 3 चाहिए, किचन। और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह होगी। तो इन्होंने बता दिया कि ये पूरा आश्रम कितनी जगह पे बनना चाहिए, ये भी बता दिया गया। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। अब उनके पास, गांधी जी के पास बहुत सारी पुस्तकें भी थी, तो उसको रखने की भी जगह चाहिए थी उनको। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। मतलब अब इन्होंने जमीन भी बताई, भाई उगाएंगे तभी तो खाएंगे। फिर इतने खेती के औजार चाहिए, इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत। भाई खेत होगा, लोग काम करेंगे तो औजार चाहिए, तो सारी चीजों की व्यवस्था करनी है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना को मतलब स्थापना करनी चाहिए। तो उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए और अहमदाबाद में उन्होंने आश्रम खोलने के बारे में सोचा था। फिर अब उन्होंने खुरपे, अब इसके अलावा बढ़ई भी काम करेंगे। तो बढ़ईगिरी के लिए निम्नलिखित औजार चाहिए, मतलब जो बढ़ई कारपेंटर जो काम करेगा उसके लिए जो औजार चाहिए क्या है? 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बेधनियां, 4 आरियां, 5 छोटी बड़ी संडासियां, 30 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मूंगरा यानी लकड़ी का हथौड़ा और मोची के औजार। तो उन्होंने हर एक औजार भी कितने कितनी क्वांटिटी में चाहिए उन्होंने ये भी निकाल लिया। देखिए, अगर क्योंकि औजार नहीं निकालेंगे तो कॉस्ट नहीं निकलेगी, कॉस्ट नहीं निकलेगी तो भाई अनुमान कितना लगेगा, कितना खर्चा होगा। तो उन्होंने एक एक बारीकी से हर एक चीज का चयन किया कि क्या क्या चीजें चाहिए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा, मतलब इतना सब खरीदने के लिए 5 रुपए लगेंगे। भाई हमें आजकल के समय तो 5 रुपए बड़े कम लगते, लेकिन उस समय 5 रुपए का बहुत मतलब होता था। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च होगा, मतलब रसोई के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए कितना चाहिए? 150 रुपए। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूं, मतलब 1 महीने पे एक व्यक्ति के ऊपर 10 रुपए खाने पीने में खर्च होगा। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा। मतलब कि हम पहले साल में इतना सारा खर्च करने के लिए अभी इतने पैसे हमारे पास नहीं, हमें नहीं लगता कि हम इतने पैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति पर साल आना कितना खर्च हो रहा है? 6,000 रुपए, और 6,000 रुपए बहुत हो रहे हैं। तो वो नहीं लग रहा था कि हम इतना ज्यादा इंतजाम कर पाएंगे।
मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। मतलब अहमदाबाद में यह आश्रम जो खोला जा रहा है ये 1 वर्ष तक तो चले ही चले। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे आश्रम खुले तो ऊपर बताए गए सारे खर्च को अहमदाबाद को उठाना पड़ेगा। अहमदाबाद मतलब वहां के लोगों को इन पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि ये आश्रम खुले। मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी जगह से जुटा लूंगा। मतलब अहमदाबाद लोग मुझे अगर इतनी जमीन दे दें और ये जो औजार वगैरह मेरे ये सब मुझे मिल जाए तो बाकी खर्च मैं खुद कर लूंगा या कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। मतलब पैसे जो और खर्च आएंगे खाने पीने में वो मैं कहीं और से भी जुटा के इंतजाम कर सकता हूं। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। मतलब कि कुछ नहीं, अगर सारा नहीं उठा सकते तो थोड़ा खर्च ही अहमदाबाद के लोगों को उठाना। उसका अहमदाबाद को उठाने का मतलब वहां के लोगों को कुछ पैसे एकत्र करके मेरी मदद करनी चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूं। मतलब जो ऊपर खाना है उसका खर्च का इंतजाम मैं कर लूंगा। यानी प्रति व्यक्ति जो 6,000 रुपए खर्च खाने का आ रहा है वो मैं कर लूंगा। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदे मुझसे छूट गए हों। मतलब मैंने ये जो तैयार किया है, जो लेखा जोखा तैयार किया है कि मैंने जल्दी में किया है, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो मुझसे छूट गई हों, ये संभव है, इसलिए खर्चे थोड़े और बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें हो सकती हैं। मतलब स्थानीय परिस्थितियां कैसी होंगी ये मैं भी नहीं जानता, मतलब और खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये खर्चा जो मैंने लगाया है तो इसमें भूलें हो सकती है। मतलब 6,000 बताया है तो वो 6,000 से ज्यादा बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। ये एक अनुमानित खर्चा है। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसौदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। मतलब उन्होंने एक आश्रम खोलने के लिए सोचा तो उन्होंने कितना चीजों को लेखा जोखा किया, एक एक चीज का उन्होंने जो है आकलन किया कि इसमें इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा। तो वो भारत का किस तरीके से निर्माण कर रहे हैं। सोचो उन्होंने जब जिस भारत को आजाद कराने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे तो उसको आजाद कराने से पहले उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा और उसके लिए भी कुछ प्लानिंग तैयार की होगी। यदि अहमदाबाद सब खर्चे उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। अगर अहमदाबाद खर्चे उठाता है यानी कि वहां से अगर एकत्र होकर पैसा मिलता है तो किन किन चीजों पे वो खर्च होगा, क्या होगा? किराए का बंगला और खेत की जमीन, इस पे जाएगा खर्चा। किताबों की अलमारियों का खर्च, वो भी हम अहमदाबाद से जो लोग आएंगे उस पर खर्च होगा। बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपए। तो जो अहमदाबाद वाले जो 1 साल का खर्चा हमको अगर देने के लिए तैयार हो जाएं तो वो कहां कहां खर्च किया जाएगा, वो ये सारी जगह हैं जहां पर ये सारा खर्चा होगा। तो ये उन्होंने प्लानिंग करी हुई थी। अब इसके अलावा जो एक घरेलू सामान का उन्होंने बताया था, अब किचन का सामान खाने का लगा दिया भाई, चम्मच, गिलास, थाली, बाल्टी, ये वो सब तमाम चीजें होती है, तो उसका भी एक उन्होंने इस तरीके से तैयार किया था। तो इसमें क्या था, 4 पतोले 40 आदमियों का खाना बनाने, पतीले जो होते हैं वो, 2 छोटी पतीलियां 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पत्ते या तांबे के कल से पानी भर के भी तो रखा जाएगा, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयां, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने के लिए, 3 करछियां, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियां, 5 बाल्टियां या नहाने का पानी रखने के बर्तन। तो सोचिए खाना बनाने, आटा गूंदने तक का भी उन्होंने सोच के रखा हुआ था। 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तहियां, 10 थालियां, 10 कटोरियां, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियां, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियां, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता मसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियां, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियां,
3 दवाते, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बंबई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयां, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियां। बैसाख बंदी 13 मंगलवार 11 मई 1915। तो इन्होंने कब लिखा था? गांधी जी ने ये पूरा तैयार किया था 11 मई 1915 को। उन्होंने ये पूरा अहमदाबाद का आश्रम करने से पहले हमें ये घरेलू सामान चाहिए। बड़े बड़े खर्चे अलग होते हैं, घर में छोटी छोटी चीजों के खर्चे अलग होते हैं और वो काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जरा जरा चीजें होती है, किसी काउंटिंग में नहीं आती। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे सामने ये रखा कि, और साथ में ये चीज बताई कि हमको जरूरी नहीं कि जब हम कोई चीज शुरू करें तो हर एक चीज का खर्चा उन्होंने जोड़ा। तो घर की प्लानिंग करने के लिए भी इसी तरीके से उन्होंने खर्चे तैयार किए, सारी चीजें उन्होंने करी। मेरा ख्याल है हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। लोहार मतलब जो लोहे के बर्तन वगैरह बनाता है, और राजमिस्त्री मतलब मेसन, तो उसके भी औजार हमें जरूरत पड़ेंगे। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अब ये जो चीजें हैं ना, औजार वगैरह, ये वहां पे भाई आश्रम में व्यक्ति रहेगा तो काम सीखेगा ना। आश्रम किस लिए? और काम सीखने के लिए, तो आएगा तो उसमें औजारों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें हमारे सामने, जैसे कि अभी हमने आपको पाठ पढ़ा चुके हैं, गांधी जी द्वारा एक लेखा जोखा तैयार किया गया था, अनुमानित खर्चा, अनुमान लगाते हुए कि इतना इतना खर्चा आएगा अहमदाबाद में खोले जाने वाले आश्रम को लेकर। वो पूरा लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया। उसी से रिलेटेड हमारे पास में कुछ प्रश्न पूछे गए। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़ी, वसूले इत्यादि को क्यों खरीदना चाहते थे? जैसा कि स्वावलंबी, यानी कि हमें कार्य खुद करना चाहिए, हम किसी को बुलाएं उससे अच्छा है कि हमारे पास औजार हो, तो उन कार्यों को हमें खुद करना चाहिए, यानी कि हम अपने कार्यों को पूर्ण करें, इसलिए वो खरीदना चाहते थे। तो क्या है? गांधी जी स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के कारण अपने सानिध्य में आने वाले सभी को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। वो खुद स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे, तो उनके उसमें संपर्क में जितने लोग आते थे उनको भी वो क्या करते थे? आत्मनिर्भर और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि अचानक आवश्यकता के समय होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। मतलब अगर एकदम से, मान लीजिए सपोज हम घर पे हैं और कहते कोई नहीं है घर पर और हम अकेले हैं, एकदम से एक क्या कहते हैं नल जो है वो पानी जो है फेंकने लगा और बुरी तरीके से फेंक रहा है। अब हमें नहीं आता तो पानी से क्या होगा? पूरा घर में पानी भरता रहेगा। अगर हमें वो चीज आती होगी तो क्या होगा? हम अपने आप सही कर लेंगे। तो यही चीज हुआ स्वावलंबन, कि मतलब छोटी मोटी जो टूट फूट है वो तो हम अपने आप कर ही सकते हैं, इसलिए हमें ये सब चीजें करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों में से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। मतलब आपको इसके लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी गांधी जी पे, और उनके लिखे हुए हिसाब किताब के बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। तो हमने पता लगाया, कुछ लिखा है, चलिए देखते हैं। गांधी जी हमेशा से हिसाब किताब में चुस्त थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी गांधी जी पाई पाई का हिसाब रखते थे। वे कभी फिजूल खर्ची नहीं करते थे, यहां तक कि पैसा बचाने के लिए कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। मतलब पैसा बचाते हैं, फालतू में खर्च नहीं करना है, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। इसी हिसाब किताब की चुस्ती के कारण वे सारे आंदोलनों को सफलतापूर्वक चला पाए। आश्रम के निर्माण के लिए अनुमानित बजट उनकी एक इस चुस्ती का साक्षात परिणाम है। अब क्या जो हमारे साथ ये प्रमाण रखा गया है सामने कि हमें क्या करना है, मतलब हम हर जगह पैसे जो खर्च करते फेंकते रहते हैं, हमें उन सब चीजों से बचना है।
हमें वो फालतू के खर्चे नहीं करने हैं। अगर हम करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे, और अगर हम बचा लेंगे तो जिस समय हमें ज़रूरत पड़ेगी उस समय हम उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। ये हमें गांधी जी के इस हिसाब किताब से समझ में आता है। मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, जैसे इन्होंने अभी यहाँ पे आश्रम खोलने जा रहे थे, उसी तरह हम मान लेते हैं कि हमें कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। तो गांधी जी ने जो हमारे सामने बजट प्रस्तुत किया उससे हम बोला एक अनुमानित बजट प्रस्तुत कीजिए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहोगे, कि नई मदों को जोड़ना या हटाना चाहोगे। मतलब अब क्या है कि आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है, आप उनमें से कुछ हटाना चाहते हो, कुछ जोड़ना चाहते हो, कितने पे कितना खर्च करोगे ये आपको बनाना है। कैसे दिया है, यदि हमें कोई बाल आश्रम खोलना है तो हमें निम्नलिखित मदों पर खर्च करना होगा। मद का मतलब होता है कहां कहां एक्सपेंड करना है, क्या चीज हमको चाहिए, कितना एक्सपेंड करना है, ये सब चीजों पे। तो क्या दिया है, इमारत अगर हम बनाएंगे एक बाल आश्रम की तो उस पर हम कितना खर्च करेंगे, 10 लाख रुपए। प्रबंधक यानी पे वहां पे कोई मैनेजर रखेंगे, उसे कितना देना पड़ेगा, हमें 15,000 रुपए मासिक देना पड़ेगा। सहकर्मचारी, अब खाली प्रबंधक ही तो यानी मैनेजर तो सब कुछ नहीं चला लेगा भाई, उसके लिए कर्मचारी भी तो देने पड़ेंगे। तो अगर हम सहायक कर्मचारी रखेंगे तो कितना देना पड़ेगा, उसको 35,000 रुपए मासिक देना पड़ेगा। भाई एक सहायक कर्मचारी नहीं होगा ना, कई सारे होंगे ना। फिर बालकों के वस्त्र, बिस्तर, पुस्तकें, शिक्षा व्यवस्था। अब जो बच्चे आके रहेंगे बाल आश्रम में उनके ऊपर भी तो खर्चा होगा भाई, कपड़े लेंगे, स्कूल जाएंगे, सब चीजें, रहने खाने, तो वो होगा। उस पर कितना आएगा, 2 लाख रुपए सालाना। अब देखिए मासिक मतलब महीने में एक बार, और सालाना मतलब साल में एक बार। फिर खाद्य पदार्थों पे कितना खर्चा आएगा, खाने की चीजों, भाई बच्चे रहेंगे खाएंगे पिएंगे भी, तो उस पे कितना आएगा, 25,000 रुपए मासिक, यानी 25,000 रुपए महीना आएगा। अन्य खर्च, बिजली, पानी, रखरखाव, चिकित्सा आदि पर 30,000 रुपए मासिक, 30,000 रुपए महीने का। कुल अनुमानित खर्च है 13 लाख रुपए, 13,05,000 रुपए। तो देखिए ये एक अनुमान हमने लगाया कि इतना खर्च हो सकता है, लेकिन बहुत से खर्चे एक बैग हमारे सामने आते हैं जो हम नहीं सोच पाते। तो जो भी हम खाचा बनाते हैं उससे थोड़ा और ज्यादा लेकर चलते हैं हमेशा। जैसे इसमें अब 13,05,000 बताया इन्होंने, तो आप मान लीजिए कि आपको 14 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत से खर्चे ऐसे आ सकते हैं जिसमें खर्च ज्यादा हो सकता है। फिर क्या दिया है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे छोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते हैं। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। मतलब ऐसे हम काम नहीं कर सकते मगर हम सीखना चाहते हैं, मगर हम सीखेंगे। आपको उन कामों को लिखना है। तो क्या है, फल सब्जियां उगाना। अब ये काम हमें नहीं आता तो हमें ये सीखना है। क्या करना होगा, मुझे फल सब्जियां बेहद पसंद होने के कारण उन्हें उगाना पसंद है, परंतु शहरी वातावरण में रहने के कारण तथा घर छोटा होने के कारण मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा। आप ये क्यों करना चाहते हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और इनको हम सीखना चाहते हैं, तो ये आपने लिख दिया। फिर उसी तरह कपड़े सिलना, मुझे नित्य नए कपड़े पहनने का शौक होने के कारण मैं कपड़े सिलना पसंद करता हूं, परंतु अनुभव ना होने के कारण मैं ये काम नहीं कर सकता। भाई कपड़े सिलना नहीं आता तो भाई हम नहीं है, हमको अनुभव नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मैंने निश्चय किया है कि छुट्टियां शुरू होते ही दादाजी के पास गांव जाऊंगा और फल सब्जियां उगाने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करूंगा। अपना छोटा बगीचा बनाऊंगा। साथ ही इस बार मैं मम्मी के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस जाऊंगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां के कार्य भी निपटा सकूं। तो मतलब हमें ऐसे बहुत से रूटीन वाले काम हैं, जैसे गैस सिलेंडर बुक करना है, चीजें ना ये होता रहे, एक काम हमारे पास ये होता है गैस सिलेंडर भाई बुक करना है, ये होना, बैंक जाके पैसे जमा करना, बैंक जाके पैसे निकालना, पोस्ट ऑफिस जाना, लेटर देना, अलग अलग तरीके के। तो ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो हम नहीं जानते, हमें उन कामों को सीखना चाहिए। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो जब हमने ये अनुमानित बजट पढ़ा तो जो इसमें खर्चे दिखाए जा रहे हैं, मतलब आश्रम में क्या क्या चीजें होने वाली है, हमें इस चीज का अनुमान लगाना है।
क्या होगा? इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य निम्न हो सकते हैं। स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना, मतलब आप सारे कार्य स्वयं करने की कोशिश कीजिए। ये फिर स्वच्छता या नियमबद्ध तरीके से जीवन यापन करने का संदेश देना, यानी कि आपको स्वच्छता रखनी है और अनुशासन, नियम आपको बनाना, एक रूटीन जिसे हम फॉलो करते हैं वो बना के आपको फॉलो करना है। लोगों को आजीविका प्रदान करना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, मतलब जो लोगों को नौकरी देना, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना कि घर में छोटे छोटे उद्योग हो तो लोगों की इनकम बढ़ती है। श्रम को बढ़ावा देना, मतलब मेहनत करिए, इसको बढ़ावा देना। आप मेहनत करोगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे, पैसे कमा पाओगे, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। आश्रम की कार्यप्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग व सरलता, सादगी तथा दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। तो मतलब गांधी जी हमें एक तरीके से एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके के इंसान आप बनिए, क्योंकि अगर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं तो समझ लीजिए हमारा जीवन बहुत ही सफल तरीके से हम जी सकते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ और इसके प्रश्न उत्तर दोनों ही हमने आपको अच्छे से समझाए। कोशिश करिए अपने आप चीजों को बनाने करने की। हमेशा हम कहते हैं हम आपके सामने सिर्फ एक आइडिया लेकर आ रहे हैं, आप उससे आइडियाज लीजिए लेकिन अपने तरीके से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।